एपिसोड 15 एंड 16। विहान की आंखों में आंसू, शॉक्ड गोइनका फैमिली, आयरा की बातें। इधर दूसरी तरफ गोइनका फैमिली भी हैरानी से टीवी की स्क्रीन को देख रही थी। उन सबको लग रहा था कि मिस्टर विल्सन जीतेंगे, लेकिन ये क्या, आज की रेस में मिस्टर विल्सन 3rd पोजीशन पर आए हैं। अब पूरी गोइनका फैमिली भी 1st पोजीशन पर आने वाले शख्स को देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। अब आगे इधर दूसरी तरफ स्टैंड पर बैठे जितने भी लोग थे वो सब आयरा का चेहरा देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। विहान अभी भी आंखें बंद किए बैठा था। कुछ पल जब उसे एहसास हुआ कि अब कार नहीं चल रही है तो उसने धीरे से अपनी एक आंख खोलकर सामने देखा और खुद से बोला, क्या मैं मर चुका हूँ? मैं अभी हेल में हूँ या हेवन में? वैसे मेरे कर्म इतने भी अच्छे नहीं हैं कि मुझे हेवन मिले, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं कि गॉड मुझे हेल में डाल दे। वैसे भी इतना हैंडसम बंदा हेल में अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हेलो मिस्टर विहान राजवंश, तुम अभी जिंदा हो, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ, सब तुम्हारा नाम चिल्ला रहे हैं। आयरा ने अपना हेलमेट निकालते हुए कहा। अब उसका खूबसूरत चेहरा, जो कुछ पल पहले आधा नजर आ रहा था, अब सामने था। आयरा की आवाज़ सुनकर विहान ने झट से अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। वो सच में जिंदा था। तभी उसके कानों में लोगों की आवाज़ें पड़ी जो विहान राजवंश का नाम लेकर जोरों से चिल्ला रहे थे। अभी आयरा को ज्यादा कोई जानता नहीं था और विहान का नाम रेसिंग में अच्छा था। वो बात अलग है कि आज तक वो कभी इंटरनेशनल रेस नहीं जीत पाया था। अपना नाम सुनकर विहान एक पल के लिए चौंक गया। उसने सवालिया नज़रों से आयरा को देखा और कन्फ्यूजन से बोला, ये सब मेरा नाम क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि ये रेस तुम्हारी टीम ने जीती है, यानी कि मैंने, और मैं तुम्हारी एसोसिएशन की ही मेंबर हूँ। आयरा ने आराम से जवाब दिया। विहान एक गहरी सांस लेकर बोला, ओह अच्छा, व्हाट? विहान अचानक से चिल्लाया और अपनी शीट से हल्का सा उछलकर आयरा को देखने लगा। उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आयरा जीत गई है। आयरा ने सर घुमा अजीब नज़रों से विहान को देखा, जो इस वक्त किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। आयरा ने अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाते हुए कहा, अपनी पागलपंती बंद करो, हमें अवार्ड लेने के लिए जाना है, सब हमारा वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही विहान अपने होश में आया। उसके चेहरे पर लंबी चौड़ी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से आयरा को हग कर लिया और खुशी से बोला, यू आर द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड। आज सच में तुमने बता दिया कि तुम किसी से कम नहीं हो। यू नो वॉट, तुमने आज मेरा ये बेस्ट रेसर होने का ड्रीम पूरा कर दिया। इतना बोलते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन जल्द ही उसने आंसू साफ कर लिए। उसे आयरा के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। अलीशा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो विहान के बाल सही करते हुए बोली, अब चलें? विहान ने हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर दोनों बाहर आ गए। वो दोनों जैसे ही कार से बाहर आए, एक साथ बहुत सारे कैमरों की फ्लैशलाइट्स उनके चेहरे पर पड़ी। आयरा की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी नज़रें सीधा अपने सामने खड़े मीडिया वालों पर पड़ी, जो उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। लेकिन तभी वहां गार्ड्स आ गए और रिपोर्टर्स को पीछे करने लगे। एक गार्ड ने सबकी तरफ देखकर कहा, आप सब प्लीज़ बाद में सवाल करना, अभी इन्हें स्टेज पर जाना है। इतना बोल उसने रिस्पेक्टफुली आयरा और विहान को देखा और अपना सर झुकाकर कहा, मैम, सर, प्लीज़ उस तरह चलिए, प्रेसिडेंट सर आपको खुद अवार्ड देने के लिए यहाँ आए हैं। गार्ड की बात सुनकर आयरा और विहान सीधा वहां से स्टेज की तरफ जाने लगे। मिस्टर विल्सन और माणिक वर्मा को भी अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन बाद में, अभी पहले फर्स्ट प्राइज सेरेमनी होने वाली थी। जैसे ही आयरा और विहान स्टेज की तरफ बढ़े, स्टेडियम में बैठी भीड़ खड़ी होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगी। आयरा, आयरा, विहान, विहान, नामों का शोर गूंज रहा था। कुछ लोगों के चिल्लाने से सबको पता चल गया कि आज की रेस जीतने वाली इस ब्यूटीफुल और नाजुक सी लड़की का नाम आयरा है। कुछ लड़के खड़े होकर जोर जोर से आयरा का नंबर मांग रहे थे, तो वहीं बहुत सारी लड़कियां विहान को फ्लाइंग किस दे रही थीं। जहां आयरा खूबसूरत थी तो वहीं विहान हैंडसम, और इस वक्त वो दोनों भाई बहन हजारों की भीड़ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। उन दोनों के आगे पीछे गार्ड्स चल रहे थे, जिससे विहान को किसी सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही थी। वो दोनों स्टेज पर आए और गोल्डन स्पॉटलाइट्स उनके चेहरे पर पड़ रही थी। चारों तरफ कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमक रही थी। वर्ल्ड रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यशवर्धन ओबेरॉय, जो बेहद डिग्निफाइड शख्स, खुद अवार्ड लेकर स्टेज पर आए। उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, आज इंटरनेशनल रेसिंग के इतिहास में एक नया नाम जुड़ा है। इतनी कम उम्र में इतने खतरनाक ट्रैक पर इतनी स्मार्ट और परफेक्ट ड्राइविंग करना, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है।
उनके साथ यशिका ओबेरॉय भी थीं। उन्होंने प्यार भरी नज़रों से आयरा के खूबसूरत छोटे से चेहरे को देखते हुए कहा, बेटा, आपने ये रेस जीतकर साबित कर दिया है कि आज के दौर में लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। आई होप इस अपॉर्चुनिटी के बाद आपकी फैमिली भी ये बात समझ जाए। मिसेस ओबेरॉय ने शांति से कहा। उन्हें लग रहा था कि आयरा की फैमिली आयरा को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि उन्हें लड़कों पर ज्यादा ट्रस्ट है और वो सिर्फ अपने दोनों बेटों को ही आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। मिस्टर नितेश गोयनका अपने दोनों बेटों से कितना प्यार करते हैं ये पूरे मुंबई शहर को बहुत अच्छे से पता था। मिसेस ओबेरॉय की बात सुनकर आयरा ने कुछ नहीं कहा और बस हल्का सा मुस्कुरा दी। यशवर्धन जी ने तालियों के बीच गोल्ड ट्रॉफी आयरा के हाथों में थमा दी। भीड़ पागलों की तरह चिल्ला रही थी। वाह, क्या लड़की है! क्या ये गोयनका फैमिली की बेटी? सच में इतनी छोटी उम्र में मिस्टर विल्सन को हरा दिया। ये लड़की तो लेजेंड बनेगी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ रिपोर्टर्स आपस में बातें कर रहे थे। हमने तो सुना था कि गोयनका की बेटी यूजलेस और बदतमीज है, पर आज तो पूरा सच पलट गया। इस लड़की ने अपना नाम हमेशा के लिए बना दिया है। अपनी बहन के लिए इतने सारे लोगों को चिल्लाते देख विहान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो आयरा के बगल में खड़ा होकर जोर से ताली बजा रहा था। तभी रेफरी ने विहान की तरफ माइक करके कहा, मिस्टर राजवंश, आप कुछ कहना चाहते हैं? विहान ने माइक अपने हाथ में लिया और सबकी तरफ देखकर बोला, आज मेरी टीम जीती है, लेकिन क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन आयरा को जाता है। ये कहते हुए उसकी आवाज स्पीकर में गूंज गई और भीड़ ने और जोर से तालियां बजाईं। जैसे ही अवार्ड सेरेमनी खत्म हुई, मीडिया ने आयरा को घेर लिया। एक रिपोर्टर आयरा की तरफ माइक करके बोला, मिस आयरा, आपको अपनी फैमिली से कितनी सपोर्ट मिली इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? दूसरा रिपोर्टर तुरंत आगे आते हुए बोला, क्या ये सच है कि आप गोयनका फैमिली की बेटी हैं? लोग कहते हैं कि आपकी अपनी फैमिली ही आपसे खुश नहीं है। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? तीसरा रिपोर्टर बोला, मिस्टर विल्सन और माणिक वर्मा जैसे प्रोफेशनल्स को हरा देना ये कोई आसान काम नहीं था। आपने इतनी ट्रेनिंग कहाँ से ली? भीड़ और कैमरों की आवाज के बीच माहौल भारी हो गया। सभी की नजरें अब सिर्फ आयरा पर थीं। वहीं दूसरी तरफ गोयनका फैमिली ने जब से आयरा का चेहरा देखा था, तब से सबको जैसे सांप सूंघ गया था। सारे बिना पलके झपकाए बस एक टक स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे सबको बहुत गहरा सदमा लगा हो। इधर दूसरी तरफ आयरा ने अपने शेड्स हटाए और माइक अपने हाथ में लेकर सबकी तरफ देखकर कहा, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, इंसान को अपनी जिंदगी का असली ड्राइवर खुद होना चाहिए। चाहे लोग आपको गिराने की कितनी भी कोशिश करें, अगर आपके अंदर जुनून है तो कोई आपको नहीं रोक सकता। और जहां तक फैमिली का सवाल है, तो मेरी फैमिली में सिर्फ कुछ ही लोग हैं। मेरी मॉम अंशिका गोयनका, जिनकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। मेरी बुआ वर्तिका राजवंश, जिनकी बदौलत आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। और मेरा भाई विहान राजवंश, जो सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि मेरी जान है। इतना बोल उसने विहान को देखा, जो नम आंखों से उसे ही देख रहा था। उसकी बातें सुनकर स्टेडियम में बैठे लोग एकदम से शांत हो गए। तभी एक रिपोर्टर ने फिर से सवाल किया, बट मैम, आप सच में गोयनका फैमिली को नहीं जानती हो? हमने सुना है कि आप बहुत बुरी इंसान हो और ये बात खुद गोयनका फैमिली ने ही अपनी एक पार्टी में कही थी। बट आज आप बहुत बदली बदली सी लग रही हैं। आई मीन, आपका एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया है। उस रिपोर्टर की बात सुनकर लिविंग हॉल में टीवी के सामने बैठी गोयनका फैमिली का चेहरा एक पल के लिए शर्म से भर गया। आयरा ने उस रिपोर्टर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बुरी नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। यूं जो बदली बदली सी लगती हूं ना मैं, अपनों की ही मेहरबानी है। गैर तो गैर हैं, गैरों से गिला क्या, पर अपने तो अपने हैं, लेकिन अपनों से मिला क्या। जहां मांगी थी मोहब्बत वहीं नफरतें ही मिली। जख्म भी दिए और नाम भी बदनाम किया। अपनेपन के नाम पर हर बार इल्जाम किया, पर मैं टूटी नहीं, हर दर्द को ताकत बना लिया। आज उसी हौसले से इस मुकाम को पा लिया। उसकी बात खत्म होते ही लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। कुछ की आंखों में आंसू आ गए तो बहुत सारे लोग गोयनका फैमिली को भला बुरा बोलने लगे। यशवर्धन जी और यशिका जी बस आयरा को देखते रह गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू ऑल फॉर योर कंसर्न। अभी सब ठीक है, इसलिए कल सेकंड चैप्टर देने का भी ट्राई करूंगी। एपिसोड 17। आयरा की बात खत्म होते ही लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। कुछ की आंखों में आंसू आ गए तो बहुत सारे लोग गोयनका फैमिली को भला बुरा बोलने लगे। यशवर्धन जी और यशिका जी बस आयरा को देखते रह गए। अब आगे कुछ देर बाद अवार्ड सेरेमनी खत्म हो गई। 1 करोड़ रुपए जो इस रेस को जीतने वाले को मिलने वाले थे, वो ऑलरेडी आयरा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए और साथ में इस साल की बेस्ट रेसिंग गॉडेस का अवार्ड भी दे दिया गया था।
आयरा और विहान दोनों इस वक्त कार के अंदर बैठे थे। दोनों ही आज की रेस के बाद थोड़े थक गए थे। अलीशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो वहीं आयरा की बॉडी काफ़ी वीक थी, जिस वजह से अलीशा को अभी अपना और ज़्यादा ध्यान और केयर करने की ज़रूरत थी। अलीशा चुपचाप सामने देखते हुए ड्राइव कर रही थी। उसे शॉपिंग करने जाना था, लेकिन अभी उसका सिर्फ रेस्ट करने का मूड था, इसलिए वो गोयनका मैंशन वापस जा रही थी। रोड सुनसान थी और कार में भी एकदम शांति छाई हुई थी। विहान आंखें बंद किए मुंह फाड़े पड़ा हुआ था। आयरा ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखकर ड्राइव करने लगी, लेकिन तभी अचानक आयरा की नज़रें सामने खड़े कुछ लोगों पर पड़ी, जो एक ब्लैक लग्जरी कार को घेरे खड़े थे। वो सारे लोग देखने में गुंडे टाइप के लग रहे थे। वहीं उनके बीच उस कार के बोनट पर एक शख्स बेहद आराम से अपने सर के नीचे दोनों हाथ रखे लेटा हुआ होठों से अजीब सी धुन बजा रहा था। उसके होठों की वो धुन सुनकर उन सारे गुंडों ने अपने हाथों में पकड़े वेपन्स को कस के पकड़ लिया। उन सब ने हाथों में लोहे की रॉड और बैट पकड़ा हुआ था। सामने का नज़ारा देखते ही आयरा ने एकदम से कार को ब्रेक लगा रोक दिया, क्योंकि सड़क पर वो सारे आदमी खड़े थे, इसलिए आगे जाने का रास्ता नहीं था। आयरा की कार थोड़ी दूर रुकी थी, इसलिए किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर कोई ध्यान ले लेता तो शायद सबसे पहले उन्हें ही वो लोग पकड़कर मारने की कोशिश करते। बोनट पर बैठा लड़का, जिसकी एज तकरीबन 26 या 27 इयर्स होगी, वो उठकर बोनट पर बैठ गया। उसने ब्लू 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसने एक नज़र उन सारे आदमियों को देखा और फिर आराम से अपना ब्लेजर निकाल साइड में रख दिया। अब उसकी वो वाइट कसी हुई शर्ट के अंदर से झांकते हुए उसकी मस्क्यूलर बॉडी साफ नजर आ रही थी। 6 फीट 2 इंचेस हाइट, गेहुआ रंग, मस्क्यूलर बॉडी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट में वो शख्स बेहद ही डैशिंग और हैंडसम लग रहा था, और उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव था कि एक बार कोई देख ले तो तारीफ किए बिना रह ना पाए। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड किया और एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उन सब की तरफ देखने लगा। उसकी नज़रों को देखकर एक पल के लिए वो सारे गुंडे घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी से अपनी घबराहट को छुपाते हुए गुस्से से कहा, रिव्यांश ओबेरॉय, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हें मारने के लिए बॉस ने हमें पूरे 1 मिलियन का ऑफर दिया है, इसलिए आज तुम्हारी मौत कन्फर्म है। इतना बोलते हुए एक आदमी आगे आया और उसने अपने हाथ में पकड़ी रॉड को सीधा उस रिव्यांश के सर पर मारना चाहा, लेकिन तभी रिव्यांश ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। उस आदमी ने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर रिव्यांश के चेहरे को देखने लगा, जो तिरछा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। रिव्यांश ने आराम से उसके हाथ से रॉड को अपने हाथ में लिया और उसका गाल थपथपाते हुए बोला, तुम कभी स्कूल गए हो? ये सुनते ही उस आदमी के साथ सारे गुंडे सवालिया नज़रों से रिव्यांश को देखने लगे। रिव्यांश ने शांति से अपना सवाल फिर से दोहराया, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? वो गुंडा कुछ पल रुककर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोला, गया हूँ। उसका जवाब सुनते ही रिव्यांश ने रॉड को सीधा उसके सर पर दे मारा। वो आदमी एकदम से चीख पड़ा। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसके सर से ताज़ा खून बहने लगा, जो उसके चेहरे के साथ कपड़ों को भी भिगो रहा था। उसका वो हाथ जो उसने अपने सर पर रखा हुआ था, वो भी पूरा खून से सन गया था। सारे गुंडे हैरानी से रिव्यांश को देख रहे थे। वो आदमी नीचे गिरने वाला होता है, तभी रिव्यांश ने पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ा और ऑलमोस्ट उसे हवा में उठाते हुए बोला, जब स्कूल गए थे तो क्लास में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कभी बताया नहीं अपने बाप से किस तरह से बात करते हैं? जब सामने बाप बैठा हो तो बच्चे नजरें झुका लेते हैं। बच्चों की इतनी औकात नहीं होती है कि वो बाप को धमकी दे सके। अगर बच्चा बाप को धमकी दे रहा है, दैट्स मीन्स उसके अर्थ पर दिन पूरे हो गए हैं। इतना बोल उसने एकदम से उसके सर पर रॉड को फिर दे मारा। इस बार तेज चीख के साथ उसकी खोपड़ी 2 टुकड़ों में फट गई। मांस के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ खून तेजी से बहने लगा। वहीं कार के अंदर बैठी आयरा हैरानी से रिव्यांश को देख रही थी। अगले ही पल उसने अपनी शीट बेल्ट खोली और गुस्से से दंदनाते हुए सीधा रिव्यांश की तरफ बढ़ गई, बिना ये जाने कि सामने बैठा शख्स कौन है। आयरा रिव्यांश के पास आई और एकदम से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, यू ब्लडी फकिंग मैन, हाउ कैन यू किल समवन विदाउट रीजन? इतना कहते हुए उसने एक नज़र उस आदमी को देखा जो अब तक सड़क पर गिर चुका था। उसकी आंखें खुली और सांसें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थीं। सारे गुंडे हैरानी से कभी आयरा को देख रहे थे तो कभी रिव्यांश को। रिव्यांश के फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो आराम से आयरा के चेहरे को देख रहा था। आयरा उसे गालियां निकाल रही थी, लेकिन रिव्यांश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। एपिसोड 18। मौत का खौफ उसे होता है जिसे जीने की चाहत होती है। सारे गुंडे हैरानी से कभी आयरा को देख रहे थे तो कभी रिव्यांश को।
रिव्यांश के फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो आराम से आयरा के चेहरे को देख रहा था। आयरा उसे गालियां निकाल रही थी, लेकिन रिव्यांश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उन गुंडा का हेड अपना सर खुजलाते हुए बोला, अब ये लड़की कौन है और रिव्यांश उबरा ऐसे कुछ कर क्यों नहीं रहा है? उसका सवाल सुनकर उसके पास खड़ा गुंडा बोला, बॉस, हमें क्या करना है इसके बारे में जानकर? हमें हमारे काम पर फोकस करना चाहिए। रिव्यांश ओबरॉय का ध्यान उस लड़की में है। अच्छा मौका है, इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसकी बात राजू को भी ठीक लगी। उसने उसकी तरफ देखा और इशारा करते हुए बोला, चलो मारो साले को। उसका ऑर्डर मिलते ही सारे गुंडे एक साथ रिव्यांश को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़े। उनमें से एक गुंडे ने सीधा रिव्यांश की पीठ पर बैट से मारा। रिव्यांश को हल्का सा धक्का लगा और वो कार के बोनट से उतर सड़क पर खड़ा हो गया। आयरा ने अभी भी उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। रिव्यांश की नजरें आयरा पर टिकी थी। उसे देखकर ही नहीं लग रहा था कि उस गुंडे के मारने से उसे रत्ती भर भी फर्क पड़ा हो। वहीं आयरा ने चौंकते हुए एक नज़र पीछे खड़े गुंडे को देखा, जो फिर से रिव्यांश को मारने वाला था। आयरा ने वापस रिव्यांश को देखा, जो बस बिना पल के झपकाए उसे ही देखे जा रहा था। आयरा जल्दी से बोली, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? पहले ये तुम सबको मार रहे थे और अब तुम सब? इतने कहते हुए आयरा ने रिव्यांश का कॉलर छोड़ दिया और उससे दूर खड़ी होकर उन सब गुंडों को घूरने लगी। गुंडों ने पूरी तरह आयरा को इग्नोर कर दिया और फिर से रिव्यांश के सर में जोर से बल्ले की दे मारी। इस बार रिव्यांश के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई और साथ में उसके मुंह से खून बहने लगा। आयरा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही दूसरे गुंडे ने फिर से रिव्यांश की पीठ पर बल्ले को दे मारा। इस बार बल्ला टूट गया। रिव्यांश के कदम लड़खड़ा गए और वो पेट के बल जमीन पर गिर गया। थोड़ी सी धूल चारों तरफ उड़ने लगी। रिव्यांश अपनी नजरें उठाए अभी भी आयरा को देख रहा था। इतनी देर में उसकी पलकें एक बार भी नहीं झपकी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी पागल आशिक को उसका महबूब मिल गया हो। तभी राजू आगे आया और लोहे की रॉड को रिव्यांश के सर पर मारने वाला होता है, लेकिन तभी आयरा ने उसके हाथ को पकड़ लिया। राजू अपना जोर लगा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ हिला तक नहीं पा रहा था। राजू ने नजरें उठा आयरा को देखा, जो कोल्ड नजरों से उसे ही देख रही थी। आयरा ने उसके हाथ से रॉड को लिया और गुस्से से बोली, बहुत शरीफ हूं मैं, जब तक कोई गुस्सा ना दिलाए। एक बार मेरी सटकी तो एक भी अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाओगे, 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी। ये कहते हुए आयरा की नजरें उस लोहे की रॉड पर टिकी हुई थी। राजू ने कुछ पल आयरा को देखा और फिर डरते हुए बोला, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। इतना बोल अचानक ही वो जोर से हंसने लगा। सारे गुंडे जो पहले हैरानी से राजू को देख रहे थे, अब वो सब भी हंसने लगे। राजू हंसते हुए बोला, ये लड़की मुझे, राजू को धमकी दे रही है। क्या ये मरना चाहती है? अभी तो इसकी जवानी शुरू हुई है। इस तरह जवानी में मारना अच्छा नहीं रहेगा। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। कोई समझाओ इसे, जवानी में मरना ठीक नहीं होता है, वरना आत्माएं भटकती रह जाती हैं। आयरा ने अपनी एक आईब्रो को 2 उंगलियों से रब किया और दूसरे ही पल रॉड को बिना किसी वार्निंग के सीधा राजू के सर पर दे मारा। टन की आवाज राजू के कानों में गूंज उठी। आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा सा छा गया और आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी वो हंसी एकदम से बंद हो गई। राजू के सर के बीच से खून बहते हुए माथे पर फिसलकर नाक पर लुढ़क आया और फिर नाक से उसके शर्ट पर गिरने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा खून से लाल हो गया। आयरा ने रॉड को साइड में फेंका और अगले ही पल राजू के बालों को कस के अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए बोली, मौत का खौफ उसे दिखाना जिसे जिंदगी से मोहब्बत है। इतना बोल उसने उसके सर को सीधा कार के बोनट पर दे मारा। तेज आवाज के साथ राजू का सर कार के अंदर धस गया। कार का मजबूत लोहे का बोनट भी ललच गया। राजू के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली और उसकी सांसें थम गई। उसके सर से अभी भी खून बहते हुए बोनट पर टप टप गिर रहा था। सारे गुंडे हैरानी से आयरा को देख रहे थे। वहीं रिव्यांश सड़क पर सीधा लेटा और अपने सर के नीचे दोनों हाथ रखकर एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए इंटरेस्ट के साथ आयरा को देख रहा था। इधर बाहर का शोर शराबा सुनकर विहान ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसकी नजरें सीधा सामने पड़ी। विहान को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और आंखों को थोड़ा सा मसलकर फिर से खोला। अभी भी सामने वही सीन था। आयरा एक एक गुंडे को बुरी तरह पीट रही थी। उसने एक गुंडे की गर्दन को पकड़ा हुआ और दूसरे को नीचे गिराए लात से मार रही थी। विहान की आंखें हैरानी के साथ बड़ी बड़ी हो गईं। उसकी दिल की धड़कनें डर की वजह से एक पल के लिए स्किप हो गईं और चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। उसने जल्दी से कार का डोर ओपन किया और बाहर आकर ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोला, आयरा, ये सब क्या है? बच्चा तुम्हें लग जाएगी। ओ, छोड़ो मेरी बहन को। ये कहते हुए विहान आयरा के पास आया और सारे गुंडों को घूरने लगा।
आयरा ने एक नज़र उसे देखा और फिर से अपने काम में लग गई। वो गुस्से से एक गुंडे की नाक को फोड़ते हुए बोली, कमीने, थोड़ी देर पहले तुझे बहुत हंसी आ रही थी ना, अब हंसकर दिखा। इतना बोल उसने साइड में पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाया और सीधा उसके दांतों पर दे मारा। वो आदमी दर्द से चिल्ला उठा। उसके सारे दांत अपनी जगह से हिल गए और उसका पूरा मुंह खून से सन गया। अपने सामने का नज़ारा देखते ही विहान चीखते हुए अपने पास खड़े गुंडे की गोद में चढ़ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, ए ए ए बेचारे के दांत। वो गुंडा जिसकी गोद में विहान चढ़ा था, वो विहान को होल्ड करते हुए ऑलमोस्ट रोते हुए बोला, आह, मुझे बचा लो प्लीज, मैं भी हंसा था, मुझे अपने दांत नहीं तुड़वाने हैं। ये कहते हुए वो विहान को अपनी गोद में उठाए इधर उधर भगाने लगा। वो छिपने की जगह ढूंढ रहा था। वो गुंडा काफी मोटा और हट्टा कट्टा था और मौत के खौफ की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि वो एक लड़के को अपनी गोद में लिए घूम रहा है। वहीं रिव्यांश को तो आयरा के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो बावरे आशिक की तरह बस उसे ही देखे जा रहा था। एपिसोड 19। रिव्यांश का आयरा के सामने घुटनों पर बैठना। वो गुंडा काफी मोटा और हट्टा-कट्टा था और मौत के खौफ की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि वो एक लड़के को अपनी गोद में लिए घूम रहा था। वहीं रिव्यांश को तो आयरा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो बावरे आशिक की तरह बस उसे ही देखे जा रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद सारे गुंडे सड़क पर पड़े दर्द में कराह रहे थे। कुछ बेहोश हो गए थे तो कुछ उठने की हालत में नहीं थे। आयरा के बाल थोड़े बिखर गए थे और चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। उसने नजरें घुमा चारों तरफ देखा, तभी उसकी नजरें कार की डिग्गी के पीछे छुपे उस गुंडे पर पड़ी जो विहान को अपनी गोद में लिए बैठा हनुमान चालीसा गा रहा था। विहान चुपचाप उस गुंडे को देखे जा रहा था। उन दोनों को ऐसे देखकर आयरा एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन तभी अचानक उसकी नजरें रिव्यांश पर पड़ी, जिसे देखते ही वो उसके करीब आई और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग गुंडे हैं और ये आपको मारने के लिए यहाँ आए हैं। बाय द वे, अभी आप सेफ हो, अब आप आराम से घर जा सकते हैं। रिव्यांश ने एक नज़र आयरा के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को देखने लगा। आयरा के करीब होने से उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था और सांसें अपने आप गहरी होने लगी। ये एहसास रिव्यांश को पहले कभी नहीं हुआ जो आयरा के करीब होने से हो रहा था। आयरा ने जब देखा कि रिव्यांश उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा है तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ वापस नीचे कर लिया। उसने फिर से रिव्यांश को देखा जो शांति से उसे ही देख रहा था। नहीं उसने आयरा को कुछ कहा था और नहीं वो उठा था। आयरा को रिव्यांश थोड़ा अजीब लगा। वो जिस तरह उसे देख रहा था उससे आयरा को लग रहा था कि शायद रिव्यांश का माइंड नॉर्मल नहीं है। उसने गहरी सांस भरी और धीमी सी आवाज़ में बोली, हेलो, अगर आपके पास फ़ोन है तो प्लीज़ अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए। आई थिंक आपकी फैमिली आपके लिए परेशान हो रही होगी। आपका इस तरह बाहर रहना सेफ नहीं है। आपको एक बार हॉस्पिटल चलना चाहिए। चोट भी बहुत लगी है। हो सकता है किसी चोट ने आपके माइंड पर इफ़ेक्ट किया हो, इसलिए एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए, आयरा ने सिंपैथी जताते हुए कहा। आयरा की बातें सुनकर रिव्यांश ने एक गहरी सांस भरी और अगले ही पल ज़मीन से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने शर्ट को हाथ से साफ किया और अपना सर झुकाए हुए धीमी सी आवाज़ में बोला, आई एम नॉट क्रेजी, सो यू डोंट नीड टू बिहेव लाइक दिस। इतना बोल उसने नज़रें उठा आयरा की आंखों में देखा। उसका जवाब सुनकर आयरा ने कुछ पल उसे देखा और फिर एटीट्यूड से अपने बाल झटकते हुए बोली, ओके, आप मेंटल हो या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ना मैं आपसे शादी करने वाली हूँ, ना आप मेरे दोस्त हो और नहीं कोई रिलेटिव। मैंने एक ह्यूमन होने के नाते आपको हॉस्पिटल जाने का कहा, वरना मेरी तरफ से चाहे अभी यहाँ से कूद कर मर जाओ। आई रियली डोंट केयर। उसके इस तरह बाल झटकने से रिव्यांश का दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। उसे लग रहा था कि उसका दिल अभी सीने से कूद कर बाहर आ जाएगा। उसने 2-3 लंबी सांसें भरी और अपने धड़कते दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए बोला, मरने का शौक नहीं है मुझे, ऐसे सस्ते शौक नहीं पाल रखे हैं मैंने। उसने बेहद शांति से कहा। उसका जवाब सुनते ही आयरा इरिटेट होते हुए बोली, तो मुझे क्यों बता रहे हो? मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। रिव्यांश ने आयरा की आंखों में देखा और खोया हुआ सा बोला, आप साथ में चलोगी तो भाड़ में भी चला जाऊंगा। ये सुनते ही आयरा ने एकदम से रिव्यांश को देखा और शॉक्ड होते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से? रिव्यांश इमोशनलेस चेहरे से आयरा को देखते हुए शांति से बोला, वही जो आपने सुना। उसका जवाब सुनते ही आयरा अपने हाथों की कस के मुट्ठियां बंद करते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? रिव्यांश बीच में बोला, वही बकवास जो आप कर रही हैं। उसका ये जवाब सुनते ही आयरा गुस्से से बोली, अब अगर आपने एक और जवाब दिया ना मुझे तो यहीं जान से मार दूंगी और लाश को चील कौ को खिला दूंगी। आप जानते नहीं हो मुझे, मैं बहुत खतरनाक हूँ, आपको डरना चाहिए मुझसे।
रिव्यांश बिना पल के झपकाए हुए बोला, ओके, मैं डर गया। ये सुनते ही आयरा ने एकदम से रिव्यांश को देखा, जो बेहद शांति से उसे ही देख रहा था। रिव्यांश का इतना रिलैक्स होकर जवाब देना आयरा को जरा सा भी पसंद नहीं आया। उसे लग रहा था जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। आयरा ने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजरें उसी पत्थर पर पड़ी जिससे उसने गुंडे के दांतों को तोड़ा था। अगले ही पल आयरा ने अपने दोनों हाथों से पत्थर को उठाया और गुस्से से रिव्यांश की तरफ देखकर बोली, यू बास्टर्ड, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझे पता है तुम मुझ पर हंस रहे हो। तुम्हारे गुर्दे फेफड़े नहीं निकाले ना तो मेरा नाम भी आयरा नहीं। रिव्यांश ने एक नज़र उस पत्थर को देखा और फिर आयरा की तरफ देखकर आराम से बोला, मैंने आपका मजाक नहीं बनाया, आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मार सकती हैं। इतना बोल रिव्यांश घुटनों के बल अपना सर झुकाकर बैठ गया। उसकी इस हरकत पर आयरा एकदम से शॉक्ड रह गई। एपिसोड 20 जुनूनी नजरें। आयरा कभी रिव्यांश को देख रही थी तो कभी अपने हाथ में पकड़े पत्थर को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान को मारे या छोड़ दे। विहान और वो गुंडा कार के पीछे छुपे आयरा को देख रहे थे। उसके हाथ में पत्थर देखकर वो गुंडा दबी हुई आवाज में रोने लगा। उसे लग रहा था कि अब उसके सामने खड़ी मौत की देवी इसी पत्थर से उसके भी दांत तोड़ेगी। लेकिन अभी अचानक विहान की नजरें रिव्यांश पर पड़ी। उसे उसका चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका आधा फेस देखकर उसे कुछ कुछ आइडिया हो गया था। अगले ही पल विहान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो धीरे से खुद में बोला, क्या ये रिव्यांश ओबरॉय है? ओह गॉड! खुद से इतना बोलते हुए वो जल्दी से उठा और जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन तभी वो गुंडा उसके पैर पकड़ते हुए बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? विहान ने सर घुमा उसे देखा और अपने पैरों को छुड़वाते हुए बोला, अरे यार आता हूँ, छोड़ मुझे। इतना बोल उसने अपने पैर छुड़वाए और फिर तुरंत आयरा के पास आ गया। विहान ने अपनी हैरानी भरी आंखों से रिव्यांश को देखा, जो घुटनों पर बैठा बस आयरा को देख रहा था। रिव्यांश को देखते ही एक पल के लिए विहान अपनी जगह फ्रीज हो गया। रिव्यांश ओबरॉय, जिसकी क्रूएल्टी से पूरा मुंबई खौफ खाता है। रिव्यांश की फैमिली नॉर्मल फैमिली नहीं, बल्कि माफिया फैमिली है, जो पीढ़ी भर पीढ़ी अपनी क्रूएल्टी और हार्टलेस के नाम से फेमस है। क्योंकि इस फैमिली को संभालने के लिए औरत नहीं है, और जिस घर में औरत नहीं होती उस घर के मर्द हार्टलेस और केयरलेस अपने आप हो जाते हैं। सालों पहले एक औरत के धोखे ने रिव्यांश से उसके डैड को छीन लिया, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि रिव्यांश की मॉम थी, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और उसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के पास चली गई। तभी से ओबरॉय फैमिली औरतों से नफरत करती है। रिव्यांश के चाचू ने अभी तक शादी नहीं की, और रिव्यांश के दादा दादी अपने दोनों पोतों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि इनकी जिंदगी में कोई औरत आए। इसीलिए पूरी मुंबई को पता है कि रिव्यांश ओबरॉय किस टाइप का आदमी है। उसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। रिव्यांश के नाम से ही लोग खौफ खाते हैं, लेकिन आज उसी रिव्यांश ओबरॉय को अपनी बहन के सामने घुटनों पर बैठा देखा, जैसे विहान को कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया। तकरीबन 1 मिनट बाद विहान अपने होश में आया। उसने घबराते हुए आयरा को देखा और जल्दी से उसके हाथ से पत्थर लेते हुए बोला, आयरा छोड़ो इसे और चलो यहाँ से। आयरा ने विहान को देखा और उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर वो कंफ्यूज हो गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विहान ने रिव्यांश की तरफ देखा और अपना सर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, मेरी बहन बच्ची है, प्लीज़ इसे माफ़ कर देना। रिव्यांश बिना किसी एक्सप्रेशन के अभी भी आयरा को देख रहा था। उसे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं था। उसकी आंखों में एक नशा, बेशुमार शिद्दत नजर आ रही थी। रिव्यांश की कुछ नहीं बोलने पर विहान को लगा कि वो सच में नाराज हो गया है और अब पता नहीं आयरा के साथ क्या करेगा। विहान ने अपने दोनों हाथ जोड़े और रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर, मेरी बहन नासमझ है, प्लीज़ इसे कुछ मत करना। ये 3 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई है, इसलिए इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आयरा के हॉस्पिटल से आने की बात सुनकर रिव्यांश ने एकदम से विहान को देखा और अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा, क्या हुआ था इन्हें? ये सुनते ही विहान चौंकते हुए रिव्यांश को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिव्यांश ओबरॉय उसकी बहन के बारे में पूछ रहा है। विहान कुछ पल रुककर हिचकिचाते हुए बोला, ये गलती से पानी में गिर गई थी, इसलिए बेहोश हो गई, और पानी गहरा होने की वजह से इसे होश में आने में 2 दिन लग गए। ये सुनते ही अचानक ही रिव्यांश की आंखों के सामने कुछ सीन घूमने लगे। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस भरी और फिर आंखें खोल आयरा को देखा, जो घुटनों पर बैठा बस आयरा को देख रहा था। रिव्यांश को खड़ा हुआ देखकर विहान ने अपना दिमाग वहीं दौड़ा लिया। कुछ तो गलत है जो रिव्यांश ओबरॉय चुपचाप मार खा रहा था। लेकिन वो और सोचता उससे पहले ही रिव्यांश कार की तरफ जाने लगा और बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी कार की तरफ जाते हुए बोला, इनका ध्यान रखना, शी इज़ रियली वेरी वीक। ये कहते हुए उसने अपना ब्लेजर उठाया और उसे पहनने लगा।
रिव्यांश का जवाब सुनकर आयरा अजीब नजरों से उसे देखने लगी। वो वीक तो किसी भी एंगल से नहीं थी, फिर सामने खड़ा आदमी उसे वीक क्यों कह रहा है? आयरा ने मन ही मन सोचा और फिर अपने माइंड में चल रहे थॉट्स को झटकते हुए विहान की तरफ देखकर बोली, कौन है ये और तुम इतना डर क्यों रहे हो, जैसे ये इंसान नहीं मॉन्स्टर है? ये कहते हुए उसने एक बार फिर से रिव्यांश को देखा, जो उनकी तरफ पीठ किए खड़ा अपना ब्लेजर पहन रहा था। विहान ने जल्दी से आयरा के मुंह पर हाथ रखा और धीरे से दबी हुई आवाज में बोला, श्श, ये मॉन्स्टर ही है, चुप हो जा वरना हम दोनों को खा जाएंगे। इतना बोल उसने फेक स्माइल के साथ रिव्यांश को देखा और तभी उसकी नजरें उसके सर से बहते खून पर पड़ी, जो अब उसकी कनपटी से फिसलते हुए नीचे आ गया था। आयरा अजीब नजरों से विहान को देख रही थी। विहान ने रिव्यांश की तरफ देखकर थोड़ा नर्वसनेस के साथ कहा, सर, आपकी सर से ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं बैंडेज कर दूं? वैसे मैंने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, इसलिए मुझे बैंडेज करना आता है। रिव्यांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई लव पेन। इतना बोलते हुए वो ड्राइविंग सीट के पास आया और डोर ओपन करके अंदर बैठ गया। उसका जवाब सुनकर आयरा अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। विहान ने आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा। रिव्यांश ने एक आखिरी बार अपनी बेहद जुनूनी नज़रों से आयरा को देखा और बेमन से कार स्टार्ट कर उसके बगल से होते हुए वहां से निकल गया। पता नहीं इस लड़की में क्या कशिश थी जो रिव्यांश सिर्फ उसी की तरफ देखना चाह रहा था, उसके करीब रहना चाह रहा था, लेकिन अपने पास्ट की वजह से वो कभी किसी लड़की को अपनी लाइफ में जगह देना भी पसंद नहीं करेगा। आयरा रिव्यांश की कार को देखती रही और जब वो पूरी तरह उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने विहान को देखा और गुस्से से बोली, कौन था वो और तुम इतना डर क्यों रहे थे, जैसे ये इंसान नहीं मॉन्स्टर है? ये कहते हुए उसने एक बार फिर से रिव्यांश को देखा, जो उनकी तरफ पीठ किए खड़ा अपना ब्लेजर पहन रहा था। विहान ने जल्दी से आयरा के मुंह पर हाथ रखा और धीरे से दबी हुई आवाज में बोला, श्श, ये मॉन्स्टर ही है, चुप हो जा वरना हम दोनों को खा जाएंगे। इतना बोल उसने फेक स्माइल के साथ रिव्यांश को देखा और तभी उसकी नजरें उसके सर से बहते खून पर पड़ी, जो अब उसकी कनपटी से फिसलते हुए नीचे आ गया था। आयरा अजीब नजरों से विहान को देख रही थी। विहान ने रिव्यांश की तरफ देखकर थोड़ा नर्वसनेस के साथ कहा, सर, आपकी सर से ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं बैंडेज कर दूं? वैसे मैंने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, इसलिए मुझे बैंडेज करना आता है। रिव्यांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई लव पेन। इतना बोलते हुए वो ड्राइविंग सीट के पास आया और डोर ओपन करके अंदर बैठ गया। उसका जवाब सुनकर आयरा अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। विहान ने आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा। रिव्यांश ने एक आखिरी बार अपनी बेहद जुनूनी नज़रों से आयरा को देखा और बेमन से कार स्टार्ट कर उसके बगल से होते हुए वहां से निकल गया। पता नहीं इस लड़की में क्या कशिश थी जो रिव्यांश सिर्फ उसी की तरफ देखना चाह रहा था, उसके करीब रहना चाह रहा था, लेकिन अपने पास्ट की वजह से वो कभी किसी लड़की को अपनी लाइफ में जगह देना भी पसंद नहीं करेगा। आयरा रिव्यांश की कार को देखती रही और जब वो पूरी तरह उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने विहान को देखा और गुस्से से बोली, कौन था वो और तुम इतना डर क्यों रहे थे, जैसे ये इंसान नहीं मॉन्स्टर है? ये कहते हुए उसने एक बार फिर से रिव्यांश को देखा, जो उनकी तरफ पीठ किए खड़ा अपना ब्लेजर पहन रहा था। विहान ने जल्दी से आयरा के मुंह पर हाथ रखा और धीरे से दबी हुई आवाज में बोला, श्श, ये मॉन्स्टर ही है, चुप हो जा वरना हम दोनों को खा जाएंगे। इतना बोल उसने फेक स्माइल के साथ रिव्यांश को देखा और तभी उसकी नजरें उसके सर से बहते खून पर पड़ी, जो अब उसकी कनपटी से फिसलते हुए नीचे आ गया था। आयरा अजीब नजरों से विहान को देख रही थी। विहान ने रिव्यांश की तरफ देखकर थोड़ा नर्वसनेस के साथ कहा, सर, आपके सर से ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं बैंडेज कर दूं? वैसे मैंने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, इसलिए मुझे बैंडेज करना आता है। रिव्यांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई लव पेन। इतना बोलते हुए वो ड्राइविंग सीट के पास आया और डोर ओपन करके अंदर बैठ गया। उसका जवाब सुनकर आयरा अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। विहान ने आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा। रिव्यांश ने एक आखिरी बार अपनी बेहद जुनूनी नज़रों से आयरा को देखा और बेमन से कार स्टार्ट कर उसके बगल से होते हुए वहां से निकल गया। पता नहीं इस लड़की में क्या कशिश थी जो रिव्यांश सिर्फ उसी की तरफ देखना चाह रहा था, उसके करीब रहना चाह रहा था, लेकिन अपने पास्ट की वजह से वो कभी किसी लड़की को अपनी लाइफ में जगह देना भी पसंद नहीं करेगा। आयरा रिव्यांश की कार को देखती रही और जब वो पूरी तरह उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने विहान को देखा और गुस्से से बोली, कौन था वो और तुम इतना डर क्यों रहे थे, जैसे ये इंसान नहीं मॉन्स्टर है?
ये कहते हुए उसने एक बार फिर से रिव्यांश को देखा, जो उनकी तरफ पीठ किए खड़ा अपना ब्लेजर पहन रहा था। विहान ने जल्दी से आयरा के मुंह पर हाथ रखा और धीरे से दबी हुई आवाज में बोला, श्श, ये मॉन्स्टर ही है, चुप हो जा, वरना हम दोनों को खा जाएंगे। इतना बोल उसने फेक स्माइल के साथ रिव्यांश को देखा और तभी उसकी नजरें उसके सर से बहते खून पर पड़ी, जो अब उसकी कनपटी से फिसलते हुए नीचे आ गया था। आयरा अजीब नजरों से विहान को देख रही थी। विहान ने रिव्यांश की तरफ देखकर थोड़ा नर्वसनेस के साथ कहा, सर, आपकी सर से ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं बैंडेज कर दूं? वैसे मैंने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, इसलिए मुझे बैंडेज करना आता है। रिव्यांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई लव पेन। इतना बोलते हुए वो ड्राइविंग सीट के पास आया और डोर ओपन करके अंदर बैठ गया। उसका जवाब सुनकर आयरा अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। विहान ने आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा।